तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्थान सवाई माधोपुर। ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 इसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब मिला दोस्तों? 1 नवंबर 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार द्वारा पहली बार परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई दोस्तों? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। तो पहली बाघ परियोजना ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई दोस्तों। परियोजना 1973-74 में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हुए दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 दोस्तों ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला इसे? 1 नवंबर 1980 को। अन्य फैक्ट देखें तो दोस्तों पहली बाघ परियोजना 1973-74 में कहाँ से शुरू की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 282.3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतें। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें। ठिकानों की बात करें दोस्तों तो स्वतंत्रता के समय कितने ठिकाने थे राजस्थान में? तो 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों तो स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर पूरा राजस्थान दोस्तों रियासतों में बटा हुआ था। उस समय राज्य में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और ठिकानों की बात करें दोस्तों तो कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। अब राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों किसका रहा? तो लौह पुरुष, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनमोल योगदान था दोस्तों। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता। इनके उपनाम क्या है दोस्तों, आधुनिक भारत का निर्माता। किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आधुनिक भारत का निर्माता। किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लौह पुरुष की उपाधि किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो एकीकरण में लगा समय, कितना समय लगा दोस्तों, एकीकरण में लगा समय। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह। और ये कितने चरणों में हुआ दोस्तों, 7 चरणों में। तो एकीकरण में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह, 8 वर्ष 7 माह। और राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे दोस्तों, तो एकीकरण के चरण 7। राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे, या कितने चरणों में हुआ, तो एकीकरण के चरण। तो कितने चरण थे दोस्तों, 7। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। अब देखते हैं वो कौन कौन से चरण थे। पहले नंबर पे आता है दोस्तों मत्स्य संघ। पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान। दूसरा चरण क्या था दोस्तों, पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण था दोस्तों वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान। पांचवा चरण संयुक्त वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्त राजस्थान, ये कौन सा चरण था दोस्तों, पांचवा चरण। छठे चरण की बात करें दोस्तों तो छठा चरण कौन सा था, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और अंत में आता है वर्तमान राजस्थान। सातवां चरण कौन सा है दोस्तों, वर्तमान राजस्थान या राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। ये 7 चरण कौन कौन से थे, पहले नंबर था मत्स्य संघ, फिर दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान, तीसरा चरण है दोस्तों संयुक्त राजस्थान, चौथा वृत्त राजस्थान, पांचवा है दोस्तों संयुक्त वृत्त राजस्थान, छठा राजस्थान संघ, जबकि सातवां है दोस्तों राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। तो कितने चरण हुए दोस्तों, 7 चरण। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं, राजस्थान के पर्यटन स्थल। दोस्तों राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो या वाक्य क्या है दोस्तों, अतुल्य राजस्थान। तो पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो अतुल्य राजस्थान। पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, अतुल्य राजस्थान। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मरु क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो दोस्तों आप जानते हो मरु क्षेत्र के पर्यटन स्थलों में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के पर्यटन स्थल आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मरु क्षेत्र के पर्यटन स्थल। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट होता है जोधपुर के पर्यटन स्थल। तो दोस्तों देखते हैं जोधपुर के पर्यटन स्थल। सबसे पहले देखते हैं कि जोधपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों, जोधपुर का उपनाम क्या है, तो सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, जोधपुर। अब जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं,
तो सबसे पहले आता है दोस्तों मेहरानगढ़ का किला। ये एक प्रमुख ऐतिहासिक किला है जोधपुर का। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। जसवंत थड़ा, अन्य पर्यटन स्थल कौन सा है जोधपुर में? जसवंत थड़ा, गिरदी कोट, सरदार मार्केट की बात करें दोस्तों, ये कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। मंडोर जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील की बात करें दोस्तों, तो कायलाना झील और सरदार समन झील ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। तो दोस्तों जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हुए? जैसलमेर दोस्तों रेतीले दौरों के लिए फेमस है। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, गढ़ीसर, मानव चौक और बड़ा बाग, ये सब पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पहले सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र में आता है उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। झीलों की नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को। पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित है। जग मंदिर, जग निवास की बात करें, ये कहाँ है? उदयपुर में। हल्दी घाटी महाराणा की तपोभूमि या महाराणा प्रताप की वीर भूमि कौन सी कहलाती है? हल्दी घाटी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं फतेह सागर विहार और स्वरूप सागर विहार, ये नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए फेमस है दोस्तों? नौका विहार, ये कहाँ आता है? मेवाड़ क्षेत्र में। ये नौका विहार के लिए फेमस है। तो दोस्तों जयसमंद झील की प्रमुख विशेषता क्या है? ये एक प्रमुख कृत्रिम झील है, राजस्थान की कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? जयसमंद झील। नाथ द्वारा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ श्री नाथ जी का मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? कांकरोली में। चित्तौड़गढ़ के महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर पर्यटन स्थल देखें। चित्तौड़गढ़ के पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थलों की बात करें तो दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पद्मनी का महल, कालिका माता का मंदिर, जयमल पत्ता के महल, बादल महल, ये सब कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। जबकि बादल महल कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब देखते हैं दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले ढूंढाड़ किसे कहते हैं? जयपुर और दौसा क्षेत्र। जयपुर और दौसा क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ढूंढाड़ क्षेत्र। अब जयपुर का उपनाम क्या है? तो गुलाबी नगर। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। कांच की कारीगरी, तो दोस्तों कांच की कारीगरी के लिए किससे जाना जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र को। प्राचीन भित्ति चित्र ढूंढाड़ की फेमस है। सौर वेधशाला की बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। तो सौर वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा। सौर वेधशाला को दोस्तों हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। अन्य पर्यटन स्थल देखिए जयपुर के, तो हवा महल, राम निवास बाग, एल्बर्ट म्यूजियम, गेटोर की छतरियाँ। सौर वेधशाला कहाँ है? जयपुर में। इसका निर्माता कौन है दोस्तों? सवाई जय सिंह। जंतर मंतर की बात करें तो सौर वेधशाला को क्या कहते हैं हम? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट म्यूजियम, गेटोर की छतरियाँ, जयगढ़ आमेरगढ़ का किला, ये सब कहाँ है? ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। नाहरगढ़ का दुर्ग, गलता, गोविंद देव जी का मंदिर, जयगढ़ महल और रामगढ़ का किला, ये प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ के थे दोस्तों? ढूंढाड़ क्षेत्र के। अब देखते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र। तो मेरवाड़ा क्षेत्र के पर्यटन स्थल, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेरवाड़ा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अजमेर, पुष्कर, ये। अब देखते हैं दोस्तों मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा क्षेत्र के पर्यटन स्थल, मेरवाड़ा में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? अजमेर। जहाँ पुष्कर, तो पुष्कर को दोस्तों हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल कहते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर, अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है या पुष्कर, अजमेर पुष्कर में।
ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? पुष्कर में। ये हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। ख्वाजा साहब की दरगाह ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। तारागढ़ का किला अजमेर में। सुभाष उद्यान ये कहाँ आता है दोस्तों? अजमेर में आता है। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं, राजस्थान के पर्यटन स्थल पार्ट 2। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन स्थल। तो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र आता है। हाड़ौती में क्या क्या आते हैं दोस्तों, या कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के पर्यटन स्थल आते हैं इसमें। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कोटा। तो दोस्तों कोटा ये चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा की बात करें दोस्तों तो कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर कोटा किस में आता है दोस्तों? राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर। अब देखिए कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है गढ़ सिटी पैलेस। कौन सा है दोस्तों? गढ़ सिटी पैलेस। नेक्स्ट है चंबल गार्डन, ये कहाँ स्थित है? कोटा में। जग मंदिर की बात करें दोस्तों तो जग मंदिर कहाँ है? कोटा में स्थित है। नेक्स्ट आता है उम्मेद भवन, ब्रज विलास पैलेस, छत्र विलास, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध और रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र या विद्युत ग्रह। तो दोस्तों ये कहाँ है पर्यटन स्थल? कोटा में स्थित है। तो कोटा की प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से है दोस्तों? गढ़ सिटी पैलेस, चंबल गार्डन, जग मंदिर, उम्मेद भवन, ब्रज विलास पैलेस, छत्र विलास, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध और रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र। ये हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन स्थल थे। देखते हैं दोस्तों बारा के पर्यटक स्थल। तो बारा में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्षेत्र कौन सा है? बड़देवरा। तो दोस्तों बड़देवरा कहाँ स्थित है? बारा में। सीता माता अभ्यारण्य। दोस्तों शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र देखते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं शेखावटी क्षेत्र किसे कहते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र। ये शेखावटी में आता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र। अब बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों इसमें कि डोला मारू की चित्रकारी, इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो शेखावटी का चूरू क्षेत्र, यानी चूरू जिला किसके लिए फेमस है? डोला मारू की चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं शेखावटी क्षेत्र के। तो सालासर हनुमान जी का मंदिर, पिलानी, ताल छापर अभ्यारण्य और सीकर और झुंझुनू की हवेलियाँ। तो शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हुए? डोला मारू की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध शहर चूरू। तो दोस्तों बांगड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? बांगड़ क्षेत्र। तो डूंगरपुर के पर्यटन स्थल देखते हैं। तो डूंगरपुर में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जूना महल, ये डूंगरपुर में स्थित है। बणेश्वर धाम की बात करें दोस्तों तो बणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। गैल सागर झील। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है डूंगरपुर से संबंधित? गैल सागर झील ये कहाँ स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में। तो ये थे डूंगरपुर से संबंधित या बांगड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों बांसवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बांसवाड़ा में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से दोस्तों? माही बांध, ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। बादल महल की बात करें तो बादल महल कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बांसवाड़ा का। रंगजी का मंदिर, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कागदी झील, तो कागदी झील कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हुए? माही बांध, बादल महल, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, रंगजी का महल और कागदी झील। ये कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। तो ये थे बांसवाड़ा के पर्यटन स्थल।
सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मसूरिया साड़ी। तो मसूरिया साड़ी के लिए राजस्थान में दोस्तों कैथून गांव कोटा प्रसिद्ध है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मसूरिया साड़ी। तो मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कैथून गांव कोटा। तो कैथून गांव कोटा की प्रसिद्ध हस्तशिल्प क्या है दोस्तों? मसूरिया साड़ी। या मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून गांव कोटा। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों कैथून के बुनकरों ने सादी साड़ी को अनेक रंगों और डिजाइनों में बुना है। इसे सूती धागों के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके साड़ी को अलग अलग डिजाइन बनाइए। अपने घर की खड्डी लगाकर बुनकर साड़ी का काम करते हैं। पहले सूत का ताना बुना जाता है, फिर सूत की लच्छियाँ बनाई जाती है। वर्तमान में कोटा डोरिया साड़ी का निर्यात दोस्तों विदेशों में किया जा रहा है। दोस्तों कैथून के बुनकरों ने सादी साड़ी को अनेक रंगों और डिजाइनों में इसे बुना जाता है या बुनते हैं। कैथून के बुनकर क्या करते हैं दोस्तों? सीधी सादी साड़ी को अनेक रंगों और डिजाइनों में बुना जाता है और सूती धागों के साथ रेशमी धागों और जरी का प्रयोग करके साड़ी को अलग डिजाइन बनाई जाती है इससे। और अनेक अपने घर में खड्डी लगाकर बुनकर साड़ी का काम करते हैं। पहले सूत का क्या बनाया जाता है दोस्तों? ताना बुना जाता है और फिर सूत की क्या बनाई जाती है दोस्तों? लच्छियाँ, रेशम की लच्छियाँ बनाई जाती है। वर्तमान में देखें दोस्तों तो डोरिया साड़ी का निर्यात विदेशों में भी किया जा रहा है। इसका निर्यात किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? विदेशों में भी। अब देखिए दोस्तों तो अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर। रंगाई छपाई की बात करें दोस्तों तो रंगाई छपाई के लिए बगरू और सांगानेर प्रसिद्ध है। बंदेज की बात करें तो बंदेज का कार्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? जयपुर में। अब शुरू करते हैं दोस्तों। अगला बिंदु है उस्ता कला। तो दोस्तों उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? उस्ता कला। अब नेक्स्ट है उस्ता कला। तो दोस्तों उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी का कार्य किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी का कार्य करना उस्ता कला कहलाता है। इसका विकास की बात करें दोस्तों तो इसामुद्दीन उस्ता बीकानेर, ये कौन है दोस्तों? इसके प्रेरणता या इसका विकास राजस्थान में किसने किया उस्ता कला का विकास? तो इसामुद्दीन उस्ता जो कि बीकानेर से संबंधित है। अब बात करें दोस्तों तो उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र। उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। दोस्तों लाख का काम। तो लाख का काम दोस्तों सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंद्रगढ़ बूंदी, यहाँ दोस्तों लकड़ी के खिलौने और लाख की वस्तुएं बनाई जाती है। तो लाख के कार्य के लिए कहाँ के या कौन कौन से केंद्र है राजस्थान में? तो सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंद्रगढ़ बूंदी, यहाँ पर दोस्तों लकड़ी के खिलौने और लाख की वस्तुएं बनाई जाती है। नेक्स्ट है मीनाकारी। तो मीनाकारी क्या होती है दोस्तों? ज्वेलरी पर मीनाकारी। इसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? जयपुर। अब बात करें दोस्तों तो मीनाकारी का विकास या संस्थापक किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो मानसिंह प्रथम को। मीनाकारी दोस्तों ज्वेलरी पर मीनाकारी, इसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान में? जयपुर। ज्वेलरी पर मीनाकारी का कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में। दोस्तों राजस्थान में मीनाकारी लाने का श्रेय किसे जाता है? मानसिंह प्रथम को। मानसिंह प्रथम इनका कार्यकाल कब से है दोस्तों? 1589 से 1589 से 1614। नेक्स्ट देखते हैं नाथद्वारा की मीनाकारी। तो दोस्तों मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की मीनाकारी, ये विश्व प्रसिद्ध है। रेतवाली कोटा। दोस्तों रेतवाली कोटा ये कांच पर रंगों की मीनाकारी के लिए जाना जाता है। कांच पर रंगों की मीनाकारी, इसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? रेतवाली कोटा। नेक्स्ट है टेराकोटा। तो दोस्तों टेराकोटा क्या होता है? ये पक्की मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? टेराकोटा। मिट्टी के खिलौने या मूर्तियाँ बनाई जाती है।
मालेला गांव की बात करें दोस्तों तो मालेला गांव कहाँ है? नाथद्वारा में। मालेला गांव कहाँ है? नाथद्वारा में। दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। मामा जी के घोड़े, तो दोस्तों मामा जी के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? हरजी गांव जालोर में। हरजी गांव जालोर क्यों फेमस है दोस्तों? मामा जी के घोड़ों के लिए। यहाँ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं हरजी गांव जालोर में। माले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट दोस्तों अकोला गांव चित्तौड़गढ़ फेमस है। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? अकोला गांव चित्तौड़गढ़। दोस्तों रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना उसे लई या लुगदी से दबा दिया जाता है, तो इस लई और लुगदी को दोस्तों क्या कहते हैं? दाबू। तो दोस्तों राजस्थान में कई प्रकार के दाबू प्रसिद्ध हैं, दाबू प्रिंट। जैसे सवाई माधोपुर में देखें दोस्तों तो मोम का दाबू। सांगानेर की बात करें दोस्तों तो गेहूं का दाबू। जबकि बालोतरा की बात करें दोस्तों यहाँ मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। तो दोस्तों दाबू प्रिंट क्या है? यह रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाया जाता वहाँ लई और लुगदी से दबा दिया जाता है, तो इस लई और लुगदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? दाबू। राजस्थान में कई प्रकार के प्रिंट पाए जाते हैं, तो दाबू प्रिंट पाए जाते हैं। जैसे सवाई माधोपुर में देखें दोस्तों तो मोम का दाबू प्रसिद्ध है। सांगानेर में गेहूं का दाबू प्रसिद्ध है, जबकि बालोतरा में मिट्टी का दाबू। अब दाबू प्रिंट के लिए दोस्तों अकोला गांव चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जड़ाई। तो दोस्तों जयपुर कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जड़ाई क्या होती है दोस्तों? कीमती पत्थरों पर कटाई या जड़ाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। जयपुर की इस कला पर राजपूत शैली और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, या इस पर राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। जयपुर की जड़ाई और कटाई पर किसका प्रभाव है दोस्तों? राजपूत शैली और मुगल शैली का प्रभाव है। ये कार्य दोस्तों ये कार्य मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थेवा कला। तो दोस्तों थेवा कला क्या है? ये कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला। दोस्तों थेवा कला कांच पर सोने की बारीक कारीगरी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। थेवा के लिए दोस्तों चित्रकारी आना आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? चित्रकारी का आना आवश्यक है। अलग अलग रंगों में कांच और सोने की आकर्षक चित्रकारी देखने योग्य होती है। इसमें सोना कम जबकि मेहनत दोस्तों अधिक लगती है इसमें। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान में? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों थेवा कला। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री। तो दोस्तों ब्लू पोट्री राम सिंह ने जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत की। तो ब्लू पोट्री के संस्थापक कौन है दोस्तों? राम सिंह माने जाते हैं। इनका कार्यकाल देखें दोस्तों तो 1835 से 1880। नेक्स्ट है कि कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने ब्लू पोट्री को दोस्तों देश विदेश में पहुंचाया। पहले बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है और फिर उन पर विशेष गोल चढ़ाया जाता है। ब्लू पोट्री क्या होती है दोस्तों? इसमें बर्तनों पर पहले चित्रकारी की जाती है और फिर उन पर क्या किया जाता है दोस्तों? विशेष गोल चढ़ाया जाता है। और इस गोल में दोस्तों हरा कांच, कथीर, साजी, वाटर पाउडर, मुल्तानी मिट्टी से मिलाकर बनाया जाता है ये गोल। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पहले बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है और फिर उन पर विशेष गोल चढ़ाया जाता है। तो ये गोल कैसे बनाया जाता है दोस्तों? इस गोल में हरा कांच, कथीर, साजी, क्वार्टर्स पाउडर, मुल्तानी मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है। दोस्तों इसमें विशेष रंग कौन कौन से होते हैं ब्लू पोट्री में? तो नीला, हरा और मटियाला और तांबाई रंग। कौन कौन से रंग होते हैं इसमें ब्लू पोट्री में? नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ब्लू पोट्री के संस्थापक किसे माना जाता है? राम सिंह को। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1835 से 1880। जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण की शुरुआत किसने की? राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तो इन्हें देश विदेश में किसने पहुंचाया? तो कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है दोस्तों? ब्लू पोट्री से। पहले बर्तनों पर इसमें क्या की जाती है दोस्तों? चित्रकारी की जाती है और फिर विशेष गोल इस पर चढ़ाया जाता है। ये गोल किसका बना होता है? हरा कांच, कथीर, साजी, क्वार्टर्स पाउडर, मुल्तानी मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों
दरिया और गलीचे। तो दोस्तों दरिया और गलीचों के लिए टोंक और जयपुर का गलीचा उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे की बुनाई की जाती है। तो गलीचे की बुनाई किस प्रकार की जाती है? सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे की क्या की जाती है दोस्तों? बुनाई की जाती है। बुनाई में जितना बारीक धागा और गांठें होती है गलीचा उतना ही खूबसूरत और मजबूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर में गलीचे दोस्तों गहरे रंग, डिजाइन और शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध है। जयपुर के गलीचों की विशेषता क्या है दोस्तों? ये गहरे रंग होता है इनका, डिजाइन और ही शिल्प कौशल कैसा होता है दोस्तों? स्पेशल। दोस्तों इसके 5 उपकेंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला आता है बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख अब दोस्तों इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? काजरी के 5 उपकेंद्र कौन कौन से हैं? इनकी ट्रिक देखिए दोस्तों। काजरी, बीजेपी को गई भूल। इससे क्या होगा दोस्तों? काजरी के 5 उपकेंद्र आपको याद रह जाएंगे। तो दोस्तों कजरी के उपकेंद्र कितने थे? 5। कौन कौन से थे? बीकानेर, या कहाँ है ये? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। कजरी के 5 उपकेंद्र कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। कजरी बीजेपी को गई भूल। ट्रिक क्या थी दोस्तों? कजरी बीजेपी को गई भूल। बी से तात्पर्य दोस्तों बीकानेर, जैसे तात्पर्य जैसलमेर, जबकि पी से पाली। भूल से लीजिए दोस्तों भुज और लद्दाख। ये थे कजरी के 5 उपकेंद्र। तो दोस्तों कजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, इसकी फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना। इसके उपकेंद्र की बात करें तो 5 उपकेंद्र: बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। और ट्रिक क्या थी? कजरी बीजेपी को गई भूल। बी से तात्पर्य था दोस्तों बीकानेर, जैसे तात्पर्य जैसलमेर, पी से पाली और भूल से लीजिए दोस्तों भुज और लद्दाख। नादोती। तो दोस्तों नादोती में जगदीश जी का मेला बढ़ता है। ये कहाँ स्थित है? नादोती गांव कहाँ स्थित है? गंगापुर सिटी में। जगदीश जी का मेला कब लगता है दोस्तों? तो ये श्रावण अमावस्या को लगता है। अब मंदिर की स्थापना की बात करें तो ये 1735 ईस्वी में बना था जगदीश जी का मंदिर। तो जगदीश जी का मंदिर कब बना? 1735 ईस्वी में। ये कहाँ है? नादोती गांव, गंगापुर सिटी में। यहाँ पर श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए गंगापुर सिटी। तो गंगाबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? गंगापुर सिटी में। बाबा श्याम का मंदिर कहाँ है? गंगापुर सिटी में। अब कल्याण जी के मंदिर की बात करें, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगापुर सिटी में। नेक्स्ट देखिए गंगापुर सिटी से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो NH-23 कहाँ से गुजरता है दोस्तों? गंगापुर सिटी से। जलोढ़ मिट्टी के प्रसार की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का प्रसार कहाँ है? गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी दोस्तों, गंगापुर सिटी के संस्थापक कौन है? कुशली राम हल्दिया। आपसे पूछा जाए कि गंगापुर सिटी के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कुशली राम हल्दिया। गंगापुर सिटी ये किस संभाग में आता है?
तो गंगापुर सिटी भरतपुर संभाग में स्थित है। अब सीमावर्ती जिलों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? करौली और सवाई माधोपुर। करौली और सवाई माधोपुर से सीमा कौन लगाता है? गंगापुर सिटी। अब प्राचीन नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? कुशलगढ़। दोस्तों करौली, तो करौली नादौती और टोडा भीम क्षेत्र उपखंड कहाँ से लिया गया है? करौली से। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर से दोस्तों गंगापुर सिटी, बामणवास और वजीरपुर क्षेत्र या उपखंड लिए गए। तो आपसे पूछा जाए कि गंगापुर सिटी, बामणवास और वजीरपुर क्षेत्र या उपखंड कहाँ से लिए गए? तो सवाई माधोपुर से। जबकि करौली से कौन कौन से क्षेत्र या उपखंड लिए गए हैं? तो वह नादौती और टोडा भीम क्षेत्र। गंगापुर सिटी दोस्तों ये पूर्व में किसका हिस्सा था? ये सवाई माधोपुर में स्थित था। दोस्तों गंगापुर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? राजस्थान के पूर्वी भाग में। अब कबीर शाह की मजार, तो दोस्तों कबीर शाह की मजार कहाँ स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों गंगापुर सिटी का। ये गंगापुर सिटी में स्थित है। कबीर शाह की मजार कहाँ है? गंगापुर सिटी में। तो दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमार।